अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमने पढ़ना है टर्मिनोलॉजी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट मीन्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टर्म यूज़ होते हैं उनको कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किसे बोलते हैं? वन कंप्लीट round trip of a vibrating body is called one vibration when its position and direction of velocity become same। वाइब्रेटिंग बॉडी का एक पूरा चक्कर, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम एक वाइब्रेशन बोलते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरी है कि पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम हो जाए जैसे कि ट्रिप के शुरुआत में होती है। तो अभी ये जो बॉब है ये अपनी मीन पोजीशन पर है। लेट सपोज करो कि इसने अपनी मोशन स्टार्ट करनी है और जब ये मोशन स्टार्ट करने वाला है तो पहले ये राइट की तरफ जाएगा और फिर वापस आएगा। तो शुरू में जब ये अपनी मीन पोजीशन पर है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी राइट की तरफ है। यहाँ से ये पहले गया एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँचा और पहुँचकर फिर दोबारा वापस आ गया मीन पोजीशन पर। अब क्योंकि इसकी ओरिजिनल पोजीशन तो सेम हो गई है, लेकिन क्या इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली? तो देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किधर को है। तो जब ये यहाँ पर पहुँचा है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो लेफ्ट की तरफ है, इसलिए पोजीशन तो सेम हो गई लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपोजिट है, इसलिए इसने अभी तक पूरी वाइब्रेशन नहीं की। इसके लिए पूरी वाइब्रेशन के लिए अभी इसको लेफ्ट की तरफ जाना है, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचना है और फिर दोबारा से जब ये मीन पोजीशन पर आएगा एक मर्तबा फिर इसकी पोजीशन भी सेम हो गई और अब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी सेम है, इसलिए अब इसकी एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो गई है। तो कंप्लीट वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि मीन पोजीशन से यहाँ तक जाना, वापस आना हाफ वाइब्रेशन, और फिर दूसरी तरफ जाना और फिर वहाँ से फिर वापस आना। अब जब वापस आएगा तो बोथ पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम हो जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? वन कंप्लीट वाइब्रेशन। व्हाट इज टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड क्या है? Time to complete one vibration is called time period. It is denoted by capital T and its SI unit is second. एक वाइब्रेशन में, एक कंप्लीट वाइब्रेशन में कोई वाइब्रेटिंग बॉडी जितना टाइम लेगी वो उसका टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड को हम कैपिटल T के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं और इसका SI सिस्टम में जो यूनिट है वो सेकेंड है। अच्छा स्टूडेंट, ये पेंडुलम जब एक कंप्लीट वाइब्रेशन करता है, यानी जब यहाँ से चला एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँचा और फिर वापस आया, यहाँ तक हाफ वाइब्रेशन हो गई और फिर गया और वापस आया, यहाँ तक एक फुल वाइब्रेशन हो गई। इसमें जो टाइम लगा पूरी वाइब्रेशन में उसको हम एक टाइम पीरियड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इट इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कोई वाइब्रेटिंग बॉडी कितने चक्कर लगाती है या कितनी वाइब्रेशंस करती है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू या एफ के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट हर्ट्ज है और डायमेंशन सेकेंड इनवर्स है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए। टाइम पीरियड का मतलब है कि एक चक्कर में या एक वाइब्रेशन में कितने सेकंड लगते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन होती हैं। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो है T इज इक्वल टू 1/F या F इज इक्वल टू 1/T। अगर एक मिला हो तो हम इस रिलेशनशिप के जरिए दूसरा ऑटोमेटिकली मालूम कर लेंगे। तो देखते हैं कि T इज इक्वल टू 1/F कैसे होता है। अच्छा स्टूडेंट्स,
टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको समझने के लिए हम ये सपोज करते हैं कि ये जो पेंडुलम है ये अपनी एक वाइब्रेशन में 2 सेकेंड लेता है। मिसाल के तौर पर इसका टाइम पीरियड हो गया 2 सेकेंड, इसका टाइम पीरियड हो गया 2 सेकेंड। तो अब देखना है कि अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। तो इसको समझने के लिए हमने मान लिया कि अगर इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, यानी अगर ये यहाँ से चलता है, ये जाता है, हाफ वाइब्रेशन हो गई, और हाफ वाइब्रेशन के बाद जब ये लौटता है और फिर दोबारा यहाँ तक पहुँचता है, इसको फुल वाइब्रेशन कहेंगे। और इस फुल वाइब्रेशन में इसने लिए 2 सेकेंड, यानी क्योंकि इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, इसका मतलब है ये अपनी कंप्लीट वाइब्रेशन में, एक कंप्लीट वाइब्रेशन में 2 सेकेंड लेता है। तो फिर इसने 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन की होगी। फ्रीक्वेंसी तो हम बोलते हैं कि वो वाइब्रेशन जो 1 सेकेंड में हो। तो अब यहाँ से देखते हैं कि जब ये यहाँ से यहाँ पर चला होगा तो 1 सेकेंड यहाँ तक हो गया होगा और फिर दूसरा सेकेंड यहाँ तक, यानी कंप्लीट टाइम पीरियड अगर 2 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में तो हाफ वाइब्रेशन हुई होगी। और 1 सेकेंड में जो वाइब्रेशन होती है उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी हो गई हाफ हर्ट्ज। तो अगर आप इस तरीके से सोच लेते हो फिर भी सही है, नहीं तो सिंपली क्या है कि अगर 2 है तो यहां पर आपने 1/2 कर देना है। सिंपली उसको अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। थोड़ा गौर कीजिए, अगर मैं आपको बोलूं कि ये पेंडुलम जो है ये 2/3 सेकेंड में एक वाइब्रेशन करता है। क्या बोला? 2/3 सेकेंड में एक वाइब्रेशन करता है। तो ये जो 2/3 सेकेंड है ये इसकी फ्रीक्वेंसी हुई या टाइम पीरियड? थोड़ा सोचिए, मैंने बोला 2/3 सेकेंड में एक वाइब्रेशन करता है। अब आपको पता है एक वाइब्रेशन में 2/3 सेकेंड लगे तो एक वाइब्रेशन में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं। यानी 2/3 सेकेंड में अगर ये एक वाइब्रेशन करता है तो 2/3 सेकेंड इसका टाइम पीरियड हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अगर 2/3 सेकेंड टाइम पीरियड है तो फिर बताओ फ्रीक्वेंसी क्या, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है। यानी अगर 2/3 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है, 2/3 सेकेंड में ये एक वाइब्रेशन करता है, तो फिर 3/2 वाइब्रेशंस ये 1 सेकेंड में करता होगा। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3/2 सेकेंड इनवर्स या 3/2 हर्ट्ज। तो समझ में आया कि अगर कोई पेंडुलम 2/3 सेकेंड्स में एक वाइब्रेशन करता है, यानी 2/3 सेकेंड उसका टाइम पीरियड है, तो फिर वही पेंडुलम 3/2 वाइब्रेशंस करता होगा 1 सेकेंड में, यानी फिर उसकी फ्रीक्वेंसी 3/2 सेकेंड इनवर्स होगी। व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? तो इट इज द नंबर ऑफ रेडियंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई पार्टिकल कितने रेडियंस कवर करता है, एंगल कितनी कवर करता है रेडियंस में, वो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। या इसको हम एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, इसको हम ओमेगा के लेटर के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट्स एसआई यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड, इसका एसआई यूनिट रेडियन पर सेकेंड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज होते हैं। अब इनको समझने के लिए ऐसा समझो कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 1 सेकेंड में वाइब्रेशंस कितनी होती हैं, 1 सेकेंड में कंप्लीट चक्कर कितने लगते हैं। जबकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में रेडियंस कितने कवर होते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज कि एक पार्टिकल इस जगह पर है, इसने ऐसे गोल चक्कर लगाने हैं।
तो अगर ये ऐसे गोल घूम कर आता है और 1 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाता है, यानी 1 सेकंड में अगर एक चक्कर लगाता है तो इट मीन्स कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हो गई 1। क्यों? क्योंकि इसने 1 सेकंड में एक चक्कर लगाया। तो नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब सोचो कि एक चक्कर में तो 2 पाई रेडियन होते हैं, तो अगर 1 सेकंड में इसने एक चक्कर लगाया तो फिर बताओ कि 1 सेकंड में इसने रेडियन कितने किए? तो डेफिनेटली हम बोलेंगे 2 पाई रेडियन कवर किए। अब एक मरतबा फिर देखते हैं, अगर इसने 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाए, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये 2 हो गई, तो फिर इसने 1 सेकंड में अगर 2 चक्कर लगाए तो फिर 1 सेकंड में इसने 4 पाई रेडियन किए। इसी वजह से जितने भी कोई पार्टिकल जितने भी चक्कर लगाएगा उसको अगर आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने रेडियन कितने कवर किए। इसी वजह से समझने वाली जो बात है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 1 सेकंड में चक्कर कितने लगते हैं, 1 सेकंड में कंप्लीट वाइब्रेशन कितनी होती हैं, जबकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 1 सेकंड में रेडियन कितने कवर होते हैं। तो अब ये जो हमारे पास फार्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, इसमें अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलती जाएगी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है 1, यानी 1 वाइब्रेशन या 1 साइकिल पर सेकेंड, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। अगर आप यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करोगे तो 4 पाई रेडियन। तो क्योंकि हर चक्कर में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो अगर कोई पार्टिकल 1 सेकंड में 5 चक्कर लगाएगा, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी, तो ऑटोमेटिकली वो 1 सेकंड में 10 पाई रेडियंस कर लेगा। तो आपने जस्ट सिंपली क्या करना है, 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करके एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर होता है। यहाँ फ्रीक्वेंसी को जब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये 2 पाई अपान टी हो जाता है। क्योंकि इसमें ये 2 पाई कांस्टेंट है तो इट मीन्स ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो अगर किसी बॉडी की एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी पर टाइम पीरियड कम होगा। तो इन दोनों की रिलेशनशिप आपस में डायरेक्ट है, जबकि इन दोनों के साथ टाइम पीरियड की रिलेशनशिप इनवर्स है। जो समझने वाली बात यह है कि क्योंकि इसमें 2 पाई कांस्टेंट है, तो अगर इन तीनों में से आपको एक चीज़ मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी मिल जाएंगी। आपने जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 2 पाई यानी 6.28 और फिर इक्वेशन में रखकर आपने सॉल्व करना है। फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी के लिए, टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड के लिए। यानी ऐसे सोच लीजिए कि अगर इन तीनों में से कोई एक कांस्टेंट तो बाकी सब कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर ओमेगा कांस्टेंट तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी कांस्टेंट। पीरियडिक मोशन में अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट तो फ्रीक्वेंसी और ओमेगा भी कांस्टेंट। और अगर इन तीनों में से कोई एक भी वेरी करेगा तो ऑटोमेटिकली सब वेरी करेंगे। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इट्स SI यूनिट इज आल्सो मीटर। कोई पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से ज़्यादा कितना दूर जा सकता है, हम उसको उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन तक, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और आमतौर पर हम इसको x0 या कभी कभी A0 के ज़रिए भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन आइदर साइड, आइदर साइड का मतलब है कि मीन पोजीशन से राइट की तरफ भी और मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ भी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है हम उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं।
कभी कभी हम एंगुलर एम्पलीट्यूड के बारे में भी सुनते हैं। एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रही है, इस वर्टिकल लाइन, जब ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर था और जब ये पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया है और उसकी जो लाइन बन रही है इस सपोर्ट के साथ, इन दोनों लाइनों के दरमियान में ये जो थीटा होती है, इसको हम एंगुलर एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड का मतलब है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड, और एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब है कि जो मैक्सिमम एंगल बनती है वर्टिकल लाइन जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर होता है और जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, और उसकी जो लाइन होती है, इन दोनों लाइनों के दरमियान में जो एंगल होती है, इसको हम एंगुलर एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आमतौर पर ये एंगल बहुत स्मॉल होती है, अदरवाइज मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो पाती। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम अक्सर एक टर्म यूज करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? इट इज अ फोर्स विच ऑलवेज टेंड टू रिस्टोर द मीन पोजीशन और ओरिजिनल पोजीशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, एज इन हुक्स लॉ। जैसे कि हम हुक्स लॉ में जो फोर्स देखते हैं, ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है। रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की हमेशा ऑपोजिट होता है। तो ये सबसे जो लेफ्ट वाली फिगर है, इसमें ये जो ब्लॉक है ये अपनी मीन पोजीशन पर है। जब कोई ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन पर होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेजर ही मीन पोजीशन से होता है। अब इस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ये रेड वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और ये ग्रीन वाला नॉर्मल फोर्स जो सरफेस में से मिलता है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बराबर कर लेते हैं और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। अब क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स भी नहीं लग रहा, इसलिए यहाँ पर ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ये ना तो स्ट्रेच्ड है और ना ही हमने इसको कंप्रेस किया हुआ है, और इसकी जो स्प्रिंग की लेंथ है ये एग्जैक्टली ओरिजिनल लेंथ के बराबर है। अब ये जो दरमियान वाला स्प्रिंग है, इसमें हमने इस ब्लॉक को थोड़ा सा स्ट्रेच करके राइट की तरफ ले गए हैं। जब हमने इसको स्ट्रेच कर दिया तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0 हो गया, और इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है ये बढ़कर ज्यादा हो गई। तो स्प्रिंग की लेंथ जो है ये ग्रेटर हो गई इट्स ओरिजिनल लेंथ से। अच्छा, अब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, पर स्प्रिंग की एक्सटेंशन की वजह से, डिस्प्लेसमेंट की वजह से इसके अंदर हुक्स लॉ वाला रीस्टोरिंग फोर्स आ गया, और वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है देखें ये लेफ्ट की तरफ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है तो रीस्टोरिंग फोर्स अब लेफ्ट की तरफ हो गया। इसी वजह से हुक्स लॉ में माइनस साइन आती है। अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि ये उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो सबसे राइट वाली फिगर है, इसमें आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है। अपनी मीन पोजीशन से इसको हम लेफ्ट की तरफ ले गए हैं, जिसकी वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हो गया। अभी भी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि स्प्रिंग को हमने लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस किया है तो इसमें अब रीस्टोरिंग फोर्स राइट की तरफ हो गया, और स्प्रिंग की लेंथ जो है ये शार्टर हो गई इसकी ओरिजिनल लेंथ के साथ। तो आई होप कि इस एग्जांपल्स में से आपको पता चला होगा कि डिस्प्लेसमेंट को हमने पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना है और उसको उसकी मीन पोजीशन से कैसे मेजर किया जाता है, और इसी तरीके से जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होता है। फेज ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल at any instant is a physical quantity which completely express the position and direction of motion of the particle at that instant with respect to its mean position. सिंपल हार्मोनिक मोशन में फेज जो है इसका मतलब ये होता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमें
पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में बताए कि कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से किस पोजीशन पर है और वो किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। अगर हम थीटा को थोड़ा एक्सपांड करें तो ये बन जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। अब इसके अंदर ये ओमेगा टी प्लस जो फाई है इसको हम मैथमेटिकली फेज बोलते हैं। फेज एक्चुअली एक एंगल है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से किस पोजीशन पर है और वो किस तरफ को मूव कर रहा है। इनिशियल फेज इज द फेज ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का सेंटर है और ये पार्टिकल, सपोज करो कोई पार्टिकल जो है इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के अलोंग मूव कर रहा है। ये शुरू में यहाँ पर था लेकिन जब हमने नोट किया तो ये यहाँ तक पहुंच चुका था। तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, यानी जब हमने मोशन को कंसीडर किया तो वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका था। उसने ऑलरेडी एक एंगल बना चुकी थी अपनी मीन पोजीशन से, जिसको हम इस वाली एंगल को क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज एंगल, जो वो पार्टिकल ऑलरेडी अपनी मीन पोजीशन के साथ बना चुका था जब टाइम t 0 था। और जैसे ही टाइम चलना शुरू हुआ तो 0 के बाद उसने एक और एंगल कवर करना शुरू की, ओ ये वाली एंगल। इस एंगल को हम ओमेगा टी बोलेंगे। ओमेगा टी जो है एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, ये भी एंगल होती है। अब इन दोनों एंगल को अगर हम सम कर दें तो हमें पार्टिकल की टोटल एंगल मिल जाएगी जो वो अपनी मीन पोजीशन के साथ बनाता है। और इस टोटल एंगल को हम फेज ऑफ मोशन बोलते हैं, क्योंकि ये जो फेज है ये हमें पार्टिकल की पोजीशन और डायरेक्शन बताता है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। और ये जो शुरू वाली एंगल थी जो ये अपनी मीन पोजीशन के साथ बना रहा था जब टाइम 0 था, उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। रिलेशनशिप बिटवीन पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। सिंपल हार्मोनिक मोशन में और नेक्स्ट सेशन में जो वेव मोशन है इसमें हम 3 किस्म के डिफरेंस देखते हैं। एक पाथ का डिफरेंस यानी लेंथ का डिफरेंस, दूसरा फेज का डिफरेंस यानी एंगल का डिफरेंस, और तीसरा टाइम का डिफरेंस। ये एक साइन वेव का डायग्राम है। वेव जो होती है वो वाइब्रेशन में से बनती है। एक कंप्लीट वाइब्रेशन में एक वेवलेंथ बन जाती है। एक वेवलेंथ जो है यहां से लेकर, जैसे कि डायग्राम में शो किया है, यहां तक। अब एक वाइब्रेशन में कोई भी वेव एक वेवलेंथ जितना ट्रेवल करती है। तो अगर, और हमें यह भी पता है कि एक वाइब्रेशन में एक टाइम पीरियड लगता है, तो अगर दो पॉइंटों के दरमियान में टाइम का फर्क एक टाइम पीरियड जितना होगा, यानी एक वाइब्रेशन का फर्क होगा, तो फिर लेंथ का फर्क एक वेवलेंथ जितना होगा। इसी तरीके से एक वेवलेंथ या एक टाइम पीरियड में 2 पाई रेडियन होते हैं। तो पता यह करना है कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान में पाथ का फर्क एक वेवलेंथ जितना है तो टाइम का फर्क एक टाइम पीरियड जितना होगा और फेज का फर्क 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। इसको समझना बिल्कुल ही आसान है। आपने करना क्या है कि सपोज करो जिन दो फिजिकल क्वांटिटीज को हमने कंपेयर करना है तो हम उनको एक दूसरे के साथ डिवाइड करेंगे। ये पाथ डिफरेंस हो गया और ये डिवाइड कर दिया हमने इसको फेज डिफरेंस के साथ। अब हमें पता है कि जब पाथ डिफरेंस लेमडा जितना होता है तो फेज डिफरेंस 2 पाई के बराबर होता है। तो बस ये सिंपल सी ही एक ट्रिक है। मिसाल के तौर पर पाथ डिफरेंस अपॉन टाइम डिफरेंस,
तो अब हमें पता है कि पाथ डिफरेंस जब लेमडा जितना हो जाए तो टाइम डिफरेंस टी जितना हो जाता है। तो हमने इस ट्रिक में करना क्या है कि जिन भी दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपने कंपेयर करना है, पहले तो उनको डिवाइड कर लो बराबर करके, और फिर देखो कि टाइम डिफरेंस कितना होता है जब फेज डिफरेंस इतना होता है। तो फिर आपने देखना है कि टाइम डिफरेंस जब t जितना होता है तो फेज डिफरेंस 2 पाई रेडियन जितना होता है। तो स्टूडेंट ये जरा गौर करें कि अगर हमें पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के दरमियान में रिलेशनशिप लेनी है तो क्या हो गया, पाथ डिफरेंस, डिफरेंस के लिए मैं शार्ट में डी लगा देता हूं, और ये हो गया नीचे फेज डिफरेंस। दोनों फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिवाइड कर लिया और फिर बराबर लगाकर सोचा कि पाथ डिफरेंस जब लेमडा जितना होता है तो उस वक्त फेज डिफरेंस 2 पाई हो जाता है। अब यहाँ तो हमें वो पाथ डिफरेंस देगा और फेज डिफरेंस पूछेगा, यहाँ फिर फेज डिफरेंस देगा और पाथ डिफरेंस पूछेगा। मिसाल के तौर पर वो बोलता है कि फेज डिफरेंस पाई है, तो फिर हम क्या करेंगे, फेज डिफरेंस के बदले जितना वो फेज डिफरेंस दे रहा है वो लिख लेंगे। तो फिर वंस अगेन पाथ डिफरेंस अपान वो फेज डिफरेंस कितना बोल रहा है, पाई, तो हमने रख दिया पाई, बाकी ये लेमडा अपान 2 पाई। अब पाई पाई में कैंसिल हो गया तो पाथ डिफरेंस कितना बचा, लेमडा बाई 2। पाथ डिफरेंस कितना बचा, लेमडा बाय 2। तो इस तरीके से ये जो तीनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर लिया करेंगे। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन क्या है, द पॉइंट एट विच नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑसिलेटिंग बॉडी इज नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। वो पॉइंट जिसमें बॉडी अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हो, उस पर कोई नेट जोर या रिस्टोरिंग जोर ना लग रहा हो, तो वो उसकी मीन पोजीशन होती है। मीन पोजीशन है और इस मीन पोजीशन पर नेट जोर नहीं लगता तो जोर मिनिमम होता है। न्यूटन के लॉ के हिसाब से अगर जोर नहीं है तो एक्सीलरेशन भी मिनिमम होगी, और हुक्स लॉ के हिसाब से अगर जोर नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। तो मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, जोर भी जीरो, एक्सीलरेशन भी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। पर मीन पोजीशन से जब कोई बॉडी गुजरती है, ऐसे करके जब बॉडी ऊपर जाती है तो यहाँ पर जाकर रुक जाती है, फिर जब वो वापस आती है तो वापसी में तेज होती है, और जब वो अपनी मीन पोजीशन से गुजर रही होती है तो मैक्सिमम स्पीड के साथ गुजर रही होती है। इसलिए मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम और वेलोसिटी भी मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन, द पॉइंट एट विच मैक्सिमम फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑसिलेटिंग बॉडी इज नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन। ये एक्सट्रीम पोजीशन है। इस एक्सट्रीम पोजीशन पर जब बॉडी आती है तो उस पर मैक्सिमम जोर लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और हुक्स लॉ के हिसाब से उस पर मैक्सिमम जोर लगना है। तो जब मैक्सिमम जोर होगा तो एक्सीलरेशन भी न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से मैक्सिमम होगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जोर भी मैक्सिमम और एक्सीलरेशन भी मैक्सिमम, और क्योंकि बॉडी अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम। पर यहाँ पर बॉडी क्योंकि रुक जाती है तो इसकी वेलोसिटी जीरो और इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसका मोमेंटम जीरो, तो ये चीजें जीरो हो जाती हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशंस, अगर कोई वाइब्रेटिंग बॉडी इस तरीके से वाइब्रेट करे कि उसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाए, वो इसलिए कि आमतौर पर कभी कभी फ्रिक्शन होता है जो ऑसिलेटिंग सिस्टम में से एनर्जी को डिसिपेट करता रहता है, और ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड कम होकर खत्म हो जाता है, तो ऐसी ऑसिलेशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इफ अ पार्टिकल
moves with its acceleration directed towards the mean position and the magnitude of acceleration is directly proportional to the displacement from its equilibrium position, then it is said to be in simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें किसी वाइब्रेटिंग पार्टिकल की एक्सीलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और उसकी डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो, यानी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो, तो फिर ऐसी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो हमने देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो कंडीशन है, एक तो एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल हो और दूसरा एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती, सब चीजें टाइम के साथ वेरी करती हैं। मिसाल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता रहता है, वेलोसिटी भी कम ज्यादा होती है, एक्सीलरेशन भी कम ज्यादा होती रहती है। इसी तरीके से जोर, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, ये सब वेरी करते हैं। सिर्फ एक चीज कांस्टेंट रहती है और वो होती है टोटल एनर्जी। एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल्स में ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग आ जाता है, ऑसिलेशन ऑफ अ पेपर बोट ऑन वाटर वेव्स आ जाता है, कागज की कश्ती जब पानी की लहरों के ऊपर वाइब्रेट करती है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है, वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विथ स्मॉल एम्पलीट्यूड, अगर सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड।